Hello students, how are you beta? Hope you all are fine. Beta, today we will be doing your chapter number 5 is completed. 2 पेज रहते थे, वो आपको खुद से पढ़ने हैं क्योंकि उसको मैं बहुत बार पूरे चैप्टर में वो वाले पॉइंट्स को बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. So today we will start your chapter number 6, that is price elasticity of demand. Price elasticity of demand. ठीक है, from your TR Jain book. And what is date today बेटा? 31st October 2020. जो प्राइस इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है बेटा, वो एक इकोनॉमिक्स ने दिया था, डुले. एज पर डुले, एज पर डुले, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द elasticity of demand measures the responsiveness of the quantity demanded of a good to change in its prices comma price of other goods and changes in consumer income. बेटा हमने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी प्राइस चेंज होते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज होता है या फिर आपके कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज होती है, लेकिन वो कितने परसेंट तक चेंज होती है, किस लेवल तक चेंज होती है, किस अमाउंट तक चेंज होती है, ये हमें किससे पता चलता है? ये हमें पता चलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वजह से. ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फॉर्मूलाज होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम काउंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. बेसिकली दिस इज ऑफ 3 टाइप्स. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is of 3 types. First type is price elasticity of demand. Second is income elasticity of demand. Third is cross elasticity of demand.
आपकी बुक में जो इनके आगे थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ्स दिए गए हैं आपको वो कंप्लीटली लर्न करने हैं। मैं जस्ट बिना लिखे हुए उनका मीनिंग आपको बता देती हूँ, बिकॉज बेटा आपको वो पूरा ही करना है। जो जो पैराग्राफ में लिखा है 4-4 लाइन का, दैट ऑल यू हैव टू डू दिस। जब आपकी इलास्टिसिटी चेंज इन प्राइजेस की अकॉर्डिंग निकाली जाती है तो उसको प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। जब आपकी इलास्टिसिटी इनकम के चेंजेस के अकॉर्डिंग निकाली जाती है देन इट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी। और जब आपकी इलास्टिसिटी बेटा चेंज इन प्राइजेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, दैट इज योर सब्स्टिट्यूट गुड एंड योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, उनके अकॉर्डिंग निकाली जाती है तो इसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ कौन सी है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन योर सिलेबस वी विल डू ओनली दिस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन इन तीनों का मीनिंग आपको पता होना जरूरी है। पूरा डिटेल में हम किसको पढ़ेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो आई एम स्टार्टिंग योर सेकेंड टॉपिक, दैट इज मीनिंग ऑफ। इनका जितना मैंने आपको हिंट दिया जो आपकी बुक में उतना आपको करना है। प्राइस इलास्टिसिटी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। It is the degree of change in demand due to in response to change in ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है बेटा, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी के खुद के प्राइस के अकॉर्डिंग जो चेंजेस होते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड टॉपिक जो है बेटा आपका, ये प्राइस इलास्टिसिटी हमें क्या बताता है कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है हमारी डिमांड में ड्यू टू सम गिवन परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइसेस। नाउ बेटा वी विल डू द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक इज योर मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके मेथड वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी जो हम मेथड कर रहे हैं दैट इज योर्स परसेंटेज चेंज मेथड। कौन सा मेथड बेटा? परसेंटेज चेंज मेथड कर रहे हैं फिलहाल हम। परसेंटेज चेंज मेथड के अकॉर्डिंग ये देखो ईडी जो लिखा है मैंने, ये किसका सिंबल है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकलती है? नेगेटिव साइन आता है यहां पर, यहां आता बेटा आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में कितना परसेंटेज हुआ है और उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ है, और आगे साइन माइनस का आता है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और यहां पर आपका ईडी क्या है? ईडी इज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्दर बेटा ये आपका फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है? इट कन्वर्ट्स इनटू चेंज इन डिमांड। ये सिंबल किसका है? चेंज। ये ट्रायंगल जो है इसका नाम क्या है? चेंज। ठीक है बेटा, रिमेंबर रखना आपको, ट्रायंगल मीन्स चेंज। चेंज इन डिमांड अपॉन
इनिशियल डिमांड, और ये डी डी मैंने क्या क्यों लिखा है, डी डी मीन्स डिमांड, शॉर्ट फॉर्म यूज किया बेटा मैंने, ठीक है। देन बेटा नेगेटिव साइन तो था ही आपके फॉर्मूले में। देन इज योर चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस, पहले जो प्राइस था वो, फिर चेंज हो गया जो प्राइस हो गया वो, मल्टीप्लाई 100 क्योंकि परसेंटेज था। अब बेटा ये 100 और ये 100 कट गया, तो आपका मेन फॉर्मूला क्या बन गया, चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड इनटू इनिशियल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस, ठीक है। दिस इज द मेन फॉर्मूला। अब इसके अंदर हम वैल्यूज रख देते हैं। चेंज इन डिमांड कैसे निकलेगा, Q1 माइनस Q, Q1 माइनस Q, नई डिमांड में से पुरानी डिमांड को माइनस करेंगे तो चेंज आएगा, और यहां पर आपकी पुरानी डिमांड आ गई। ऐसे ही आपका पुराने प्राइजेस अपॉन न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, ठीक है बेटा। और इसको किससे डिनोट करेंगे, ये वाली चीज को चेंज से, चेंज इन Q अपॉन Q इंटू P अपॉन चेंज इन P, एंड नेगेटिव साइन एज यूजुअल। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, जिसके अंदर बेटा आपका ये जो है ये क्या दिखाता है, चेंज इन डिमांड, ये क्या दिखाता है, चेंज इन प्राइस, P क्या दिखाता है, इनिशियल प्राइस, पहले वाला प्राइस, और Q क्या दिखाता है, इनिशियल क्वांटिटी, जो पहले क्वांटिटी थी, ठीक है बेटा। नाउ 2 examples are given in your book. As per those examples, example number 1, supposing the initial price of an ice cream is ₹4 per cup and initial demand for the ice cream is 1 cup only. तो जो आपका एग्जाम्पल 1 है बेटा, उसका सॉल्यूशन मैं कर रही हूं बस। बेटा आपका इनिशियल प्राइस कितना है इसके अंदर, ₹4, और आपकी इनिशियल क्वांटिटी कितनी बताई है, दैट इज 1। फिर बेटा आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स टू ₹2, न्यू प्राइस है ₹2, और न्यू क्वांटिटी है आपकी Q1 से हमने न्यू क्वांटिटी को डिनोट किया है। डिमांड इंक्रीजेस टू 4 कप्स, प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी ना बेटा, ठीक है। तो न्यू क्वांटिटी आपकी आ गई 4। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग परसेंटेज मेथड। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। योर इलास्टिसिटी क्या था फॉर्मूला, माइनस चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओल्ड इनिशियल क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी बेटा मतलब Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू P अपॉन P1 माइनस P, ये नेगेटिव साइन फॉर्मूला का। अब आपका Q1 कितना है, 4 माइनस 1 अपॉन 1, ये नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई पुराने प्राइस बेटा 4, न्यू प्राइस 2 माइनस 4। क्लियर बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 1 इज 3 एंड योर दिस इज 4, ये नेगेटिव था ही, और बेटा यहां से आपका क्या बचा, -2, ये माइनस कट गया, और ये 2 से ये 4 कट गया,
तो आपका क्या आंसर आया? 6। क्या आया? 6। तो इस केस में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी। यूनिटी मीन्स बेटा 1, यूनिटी का मतलब 1, इट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 1 है। क्लियर? जो आपका सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें भी ऐसे ही इसको फाइंड आउट किया गया है, और उसमें आपका इलास्टिसिटी क्या आया है? इन योर एग्जाम्पल 2, आपका सॉल्यूशन तो मैं नहीं कर रही क्योंकि आप खुद से कर लेंगे। योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आया है दैट इज इक्वल टू यूनिटी, दैट इज योर ईडी इज 1। ठीक है बेटा? 2 critical questions. This method of measuring elasticity raises 2 critical questions. Why should change in quantity and price be considered as percentage rather than absolute? And why should negative sign be prefixed? अब हमारे दिमाग में 2 क्वेश्चन आते हैं. What is the first question which arises in our mind? That is, why should change in quantity? Why should change in quantity and price be considered in percentage चेंज? हम परसेंटेज में क्यों ले रहे हैं उसको, एब्सोल्यूट में क्यों नहीं लेते? ठीक है बेटा? इफ परसेंटेज चेंज इज नॉट कंसिडर्ड देन कंपैरिजन ऑफ इलास्टिसिटी अक्रॉस 2 गुड्स बिकम डिफिकल्ट। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए फाइंड आउट करना, इसीलिए बेटा हम इसको परसेंटेज में लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने है, आंसर यू कैन डू फ्रॉम योर बुक। ठीक है, रीड कर लेना, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है पूरे पैराग्राफ के अंदर। यू हैव टू राइट डाउन फ्रॉम देयर। पूरा पैराग्राफ मत लिखना, जो इम्पोर्टेंट है वही लिखना, वहां से पूरा कॉपी मत करना। देन इज बेटा वाई शुड नेगेटिव साइन बी प्रीफिक्स्ड in the equation estimating elasticity of डिमांड। क्यों प्रीफिक्स करना चाहिए जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करें? क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था जो डिमांड कर्व है हमारा, उसका स्लोप नेगेटिव होता है। ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ये जो नेगेटिव साइन है ये लगाना जरूरी होता है। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन यू कैन रीड आउट फ्रॉम योर बुक। नाउ I am moving to the next topic on your page number 147. Page number 147. The next topic in the form of heading is given to you: slope of demand curve and elasticity of demand. Slope of demand curve and elasticity of demand. ठीक है बेटा, DD इज फॉर डिमांड। शॉर्टकट्स आपको आदत डाल लेनी चाहिए। इसमें बेटा आपका स्लोप से बताया गया है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व शोज टोटल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड और एब्सोल्यूट चेंज। जो स्लोप है
ये जो दोनों टॉपिक है ना, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये दोनों डिफरेंट टॉपिक हैं। तो बेटा जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है दैट शोज टोटल चेंज, दैट इज एब्सोल्यूट चेंज इन रिलेशन टू द एब्सोल्यूट चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। और जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज शोइंग योर परसेंटेज चेंज। तो इसमें ज्यादा बड़ा तो कुछ है नहीं, जस्ट हमें यही बताना है कि जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है, आपकी पिंक लाइन में अच्छे से लिखा हुआ है, आप लोग लेकिन पॉइंट वाइज लिख लें तो बेटर है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या दिखाता है बेटा? एब्सोल्यूट चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद एब्सोल्यूट चेंज ऑफ प्राइसेस। लेकिन आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या दिखाता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या दिखाता है? इट शोज योर परसेंटेज चेंज। दोनों चीजों में इतना सा डिफरेंस है, दिस शोज एब्सोल्यूट चेंज, दिस शोज परसेंटेज चेंज। बाकी आपकी जो पिंक लाइन में है दैट ऑल यू हैव टू राइट एंड द डायग्राम फिगर 1 एंड यू हैव टू ड्रॉ फिगर 1 ऑन योर पेज 147, क्योंकि उसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं, आप लोगों को खुद से समझ आ जाएगा। अब बेटा आपके फिगर और इन दोनों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस के जो है वैल्यूज फाइंड आउट करके दिखाए गए हैं। दैट इज योर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज फाइंडेड आउट फ्रॉम योर फिगर, दैट इज चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू, दैट इज इक्वल टू -5 अपॉन 10 एंड दैट इज हाफ। ये आप फिगर से देख भी सकते हैं, मैंने आपको पहले से सिखा रखा है। देन इज बेटा योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक नया फॉर्मूला भी आ गया है आपका, नया तो नहीं है, सिमिलर ही है, देख लीजिए क्या है। माइनस ऑफ चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। और इसको हम क्या कह सकते हैं? नेगेटिव ऑफ 1 बाय स्लोप इंटू पी बाई क्यू। और इसका आंसर जो निकला हुआ है बेटा, इसको सॉल्व करने के बाद यू हैव गॉट द वैल्यू। अब देखो स्लोप आपका -1/2 हो गया, ये माइनस पहले से था, स्लोप हो गया 1/1 अपॉन -1/2 हो गया। और आपके पी की वैल्यू क्या है बेटा? अकॉर्डिंग टू योर फिगर, एक बार पीछे जाके देख लीजिए, आपका इनिशियल प्राइस जो था दैट वाज 30। पहले आपका प्राइस 30 था और पहले आपकी क्वांटिटी थी 20। फिगर में अच्छे से लिखा हुआ है फॉल इन प्राइस फ्रॉम 30 to 25। पहले 30, नया 25। राइज इन क्वांटिटी फ्रॉम 20 to 30 मीन्स पहले 20, अब नई 30। तो ये 30 है आपका पुराने वाला प्राइस और पुराने वाली क्वांटिटी 20। इसके अकॉर्डिंग ये माइनस माइनस कट गया, ये 2 आपका ऊपर चला गया, 30 अपॉन 20 ये कट के 10 आ गया एंड यू विल गेट योर इलास्टिसिटी दैट इज 3। Thus we find that आपके पेज नंबर 148 पे इस न्यूमेरिकल के नीचे, मैंने आपको जो न्यूमेरिकल कराया है, इस न्यूमेरिकल के नीचे 2 ऑब्जर्वेशंस लिखे हुए हैं, मैं उनको एक बार रीड आउट कर देती हूँ। While slope of demand curve is simply the ratio change in P upon change in Q, elasticity of demand is multiple of 2 ratios। उसमें 2 है, उसमें 1 है, तो कोई बड़ी बात थी ही नहीं, आपको खुद से पता है इसमें सिर्फ 1 रेशियो है, इसमें 2 रेशियो है। देन इज बेटा इन द अबव इलस्ट्रेशन स्लोप इज -1/2 और आपका इलास्टिसिटी डिमांड 3 आ गया। एक नोट पॉइंट है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट्स। जब आप स्ट्रेट लाइन पे जाते हो, ये जो नोट है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। आ जाते हैं, चलो योर नोट ऑन पेज नंबर 148, ऑन पेज 148 इलास्टिसिटी के नीचे जो नोट लिखा हुआ है दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट।
और उस नोट में क्या लिखा है, स्लोप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व of a straight line is constant होता है, चेंज नहीं होता, किसी पॉइंट पे निकाल लो सेम आएगा, बट इलास्टिसिटी, ये काट दो बेटा यहां से, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व आएगा, ठीक है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व ऑफ स्ट्रेट लाइन इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होती, इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट का मतलब इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। क्लियर है बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको बताना जरूरी था। देन इज बेटा डिस्टिंक्ट सिचुएशन फॉर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक इज योर फोर्थ टॉपिक, दैट इज distinct situations of elasticity of demand। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं, वो सिचुएशंस मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट सिचुएशन 1, सिचुएशन 1 में बेटा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन डिमांड कर्व होता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन डिमांड कर्व। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन डिमांड कर्व है, हम इसका और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रिलेशनशिप देखेंगे। चलिए बेटा देखिए, अगर आपका ये ग्राफ है जिसमें यहाँ पे आपने क्वांटिटी ले रखी है, यहाँ पर आपने प्राइस ले रखा है, तो आपका जो डिमांड, इसमें जो इलास्टिसिटी होगा, ये जो डिमांड कर्व है इसकी शेप ऐसी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ डिमांड कर्व। ये तो मैथ्स में भी कराया है आपको। तो आपके डिमांड कर्व की लाइन जो होगी हॉरिजॉन्टल होगी, और यहाँ पे बेटा आपका जो इलास्टिसिटी होगा ना, वो इन्फिनिटी होगा। कैसा होगा? इन्फिनिटी, जिसको हम कभी फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि अनकाउंटेबल होगा। और इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। डिमांड जो है वो पूरी तरह से चेंज होगी, परफेक्टली चेंज होगी। अब ये कैसे आया? देखो, ED इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू P/Q होता है। अब आपका 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व तो बेटा 0 है इस लाइन में। इस लाइन का स्लोप जो है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसके अकॉर्डिंग आपका स्लोप तो 0 है। और 0 को जब P इंटू Q इसको जब करोगे बेटा मल्टीप्लाई, तो ये इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या है आपकी? सिचुएशन 2, दैट इज योर वर्टिकल लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब आपका डिमांड कर्व वर्टिकल होगा, वर्टिकल कैसे? देख लो, ये आपका x, ये आपका y, यहाँ पे आपका px, यहाँ पे आपका qx, ऐसी शेप होगी आपके डिमांड कर्व की, ऐसे वर्टिकल।
मतलब आपकी डिमांड चेंज ही नहीं होगी। अगर आपका प्राइस 2 है तब भी यही डिमांड है, अगर आपका प्राइस 4 है तब भी यही, अगर आपका प्राइस 6 है तब भी यही डिमांड। और यहाँ पे क्या क्या था, आपकी डिमांड चेंज हो सकती है, जितना चाहे वो चेंज हो सकती है इस प्राइस पे भी, ठीक है, 4 पे भी, 10 भी, 20 भी, 30 भी, 40 भी, जो भी चाहे वो हो सकती है। इस केस में बेटा आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज इक्वल टू 0 क्या होती है, दैट इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है बेटा ये बॉक्स जो मैं बना रही हूँ डायग्राम, इलास्टिसिटी डिमांड 0 होती है। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। चलो निकालते हैं इसको, 1 अपॉन स्लोप ऑफ डी डी इंटू पी अपॉन क्यू। तो इस लाइन का स्लोप क्या है बेटा, इस लाइन का स्लोप तो चेंजिंग है, बहुत ज्यादा चेंजिंग हो रहा है। द स्लोप ऑफ हेयर इट इज इन्फिनिटी। यहाँ पे तो स्लोप चेंज ही नहीं हो रहा था, फिक्स था ना, यहाँ पे स्लोप इन्फिनिटी है, इंटू पी बाई क्यू। और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। ये लिमिट्स के चैप्टर में आएगा आपके मैथ्स में, दैट इज योर 0। देन इज बेटा थर्ड सिचुएशन, सिचुएशन नंबर 3, दैट इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व and elasticity of demand and elasticity of demand। जब आपका जो डिमांड कर्व है वो हाइपरबोला शेप का होगा तब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए आईसी कर्व जैसी शेप होगी इसकी, ये एक्स ये वाई, और जो आपका आईसी की शेप थी ना वैसी शेप आएगी बेटा डिमांड कर्व की। इसके अकॉर्डिंग अगर आप टी पॉइंट पे हैं तो आपका प्राइस पी है, वहां पर आपकी क्वांटिटी बी हो गई। अगर आप जे पॉइंट पे आ जाते हैं तो आपका न्यू प्राइस होगा बेटा P1 और आपकी न्यू क्वांटिटी आएगी ई। इस केस में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है 1। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के हर एक पॉइंट पर आपकी इलास्टिसिटी जो आएगी दैट विल कम 1, क्योंकि बेटा यहां पर एरिया ऑफ OPTB विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ OP1JE। ये जो एरिया है ये आपके सेम होंगे और इसके अकॉर्डिंग जो है आपका इलास्टिसिटी 1 आएगा। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, द रीजन फॉर दिस इज रिटन just above your focus zone on page 150 पेज नंबर के फोकस जोन के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है द रीजन, दैट इज बिकॉज total expenditure remains constant in response to increase or decrease in प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम रहता है चाहे प्राइजेस बढ़े या प्राइजेस कम हो। इसकी वजह से बेटा आपकी जो इलास्टिसिटी है दैट इज 1। उसके बाद बेटा फोकस जोन आप रीड कर लेना, वैसे सारा कुछ बता दिया है। रीड फोकस जोन ऑन पेज 150। Then you have to do HOTS of page number 151. HOTS of page 151.
and after that beta the new topic is there, that is your factors affecting price elasticity of demand. Price elasticity of डिमांड. आपके इसमें क्या पढ़ने बेटा, आपको ऐसे फैक्टर्स जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कम या ज्यादा करते हैं. कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, ये किसके ऊपर डिपेंडेड होती है, वो रीजंस हैं आपके. और ये रीजंस कई बार हम कर चुके हैं, तो जल्दी से मैं इनके नाम बता देती हूँ आपको. दैट इज योर नेचर ऑफ कमोडिटी. पहले नाम बताएंगे फिर डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा. नेचर ऑफ कमोडिटी. सेकेंड वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. Availability of substitutes. Then multiple uses. Then fourth one is beta postponement of use. Fifth one is income level of buyers. Then is beta sixth one is your habit of consumers. Then seventh one reason is proportion of income spent on commodity. Then is beta price level. Then is your price level. And your last one is, that is ninth one, that is time period. ये सारे जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी इलास्टिसिटी को इफेक्ट करते हैं. अब आपका नेचर ऑफ कमोडिटी कैसे इफेक्ट करता है. अगर आपका गुड नेसेसिटी गुड है तो बेटा आपका इनइलास्टिक होगा. देखो, नेसेसिटी गुड होगा तो इलास्टिसिटी नहीं होगी, वो इनइलास्टिक होगा. अगर लग्जरी गुड है, लग्जरी गुड जो आप शो ऑफ के लिए यूज करते हैं, उस केस में ये इलास्टिक हो जाएगा आपका. इनइलास्टिक मीन्स चेंज नहीं होता, इलास्टिक मीन्स चेंज बहुत ज्यादा होता है. देन इज बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो मोर इलास्टिसिटी होती है. अगर मल्टीपल यूजेस है किसी चीज के तो भी जो डिमांड है उसकी कैसी है, इलास्टिक. जो पूरा पढ़ा है ना बेटा, पढ़ना है, उसमें से मेन वर्ड्स यही हैं जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है. अब आपका बेटा नेक्स्ट है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज. अगर पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज पॉसिबल है देन इट इज इलास्टिक. अगर पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज पॉसिबल नहीं है तो इट इज इनइलास्टिक. ठीक है. देन इज योर इनकम लेवल. इनकम लेवल के हिसाब से elasticity of demand for a good also depends on income level of buyers. If the buyers are high-end consumers, then elasticity of demand is very low. ठीक है. इस केस में elasticity of demand is
लो इफ कंज्यूमर्स आर हाई एंड कंज्यूमर्स, बहुत अमीर होते हैं जो, ठीक है, हाई एंड कंज्यूमर्स। और अगर बेटा वो गरीब होते हैं तो उसके लेवल से होगी हैबिट। हैबिट, अगर हमारी किसी चीज की आदत पड़ जाए तो वो हमारी डिमांड इनइलास्टिक होगी, हमें वो चीज चाहिए ही चाहिए क्योंकि हमारी हैबिट हो चुकी है। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग जो है आप खुद पढ़ लेंगे, प्राइस और टाइम पीरियड। इस टॉपिक को एक बार आप अच्छे से रीड आउट करेंगे इसको, ठीक है बेटा। अगर आपको कोई डाउट है इसके अंदर, सो यू विल आस्क फ्रॉम मी इन योर जूम क्लास और यू कैन आस्क फ्रॉम मी फ्रॉम योर मैसेज। क्लियर है बेटा? सो प्रिपेयर नोट्स ऑफ योर चैप्टर 5 and 6, and from my side your chapter 6 is over today. In next class I will start your chapter number 7, that is production function and returns to factor. Is it clear beta? Thank you.